Welcome back. I'm Brajesh Mohan, and in this video, we will talk about general awareness section. It is kind of honest review of yesterday's exam that was held on 9th July by IBPS in two shifts, and in both the shift, one thing was common: a difficult general awareness. So we will understand how the paper was, what could have been done, as well as what worked and what did not work, sources wise. How my sources worked. Okay, so all these things will be discussed in nature. या अगले एग्जाम्स के लिए जो फ्यूचर एग्जाम्स हैं उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है. So we will discuss each and everything in very detail. So watch this video till end. If you find this informative, then you can also share it with your friends. So let's get started. Now first thing, overall exam analysis. How was it? So overall the paper was very difficult. Okay, no surprise in that. Okay, trend wise to make it lengthy for students, include as many multiple statement based question as possible, make it confusing and so on. That was the trend. Okay, but ultimately you will have to understand that the phase 1 exam is eliminating in nature. Okay, यहाँ पर आपको कोई 60 मार्क्स 70 मार्क्स 80 मार्क्स स्कोर नहीं करने थे आउट ऑफ 80. यू जस्ट हैड टू स्कोर मोर देन अदर्स. यह जो एवरेज स्कोर है उससे आपको थोड़ा बेहतर स्कोर करना था. दैट्स ऑल यू नीड. सो बेसिकली इन दिस लेवल ऑफ पेपर the average score was 30 to 35 marks. So accordingly आपके scores अगर 40 plus हैं तो definitely you have done well. Okay, now what makes the ESI ARD और जनरल अवेयरनेस डिफिकल्ट. ये क्या चीजें हैं जो इसको डिफिकल्ट करती है? दो चीजें, एक लेंथ ऑफ पेपर बीइंग लेंथी एंड सेकंड कंफ्यूजिंग ऑप्शंस. नो, दोनों चीज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखो, कल का पेपर डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि ये लेंदी था. 25 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. पर क्वेश्चन 20 सेकेंड आपको मिलता है. बट द वे क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड दैट वाज नॉट पॉसिबल, राइट? कि आप वो 25 मिनट में हार्डली 50 क्वेश्चन कर सकते थे, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू अटेम्प्ट ऑल द 80 क्वेश्चंस. तो यहां पर स्मार्टनेस भी इंपॉर्टेंट था और इसके बारे में मैंने कई बार बात भी की है टेलीग्राम के माध्यम से कि आपको अगर थोड़ा सा भी लगे कि पेपर लेंदी आ रहा है, डिफिकल्ट है, देन योर बेसिक पर्पस वुड बी टू रीच टिल द क्वेश्चन नंबर 80. अगर आप क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुंच जाते हो तो इससे क्या होगा कि यू विल बी पिकिंग ऑल द राइट क्वेश्चन. जो डुएबल क्वेश्चन है, जो कंपैरेटिवली इजी टू सॉल्व है, उसको आप पिक कर सकते हो. अकॉर्डिंगली आपके अटेम्प्ट जो है वो 45 के अराउंड हो सकते हैं. ये स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर सकते हो. कुछ लोगों ने इसको अटेम्प्ट ये यूज भी किया एंड आई गॉट वेरी गुड रिव्यूज. ये उनके लिए वर्कआउट किया एंड दे वर एबल टू अटेम्प्ट वेरी गुड नंबर ऑफ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो यही चीजें आपको करनी थी कि हाँ, स्मार्टनेस दिखाना था कि आपको जो क्वेश्चंस लेंदी है उसमें फंसना नहीं था. बट वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स लेटर. फर्स्ट, हाउ द क्वेश्चंस वेयर फॉर्म. अगर आप देखोगे और लास्ट ईयर से क्या डिफरेंस था इसके बारे में बात करते हैं. 2022 और 2023 के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस दिखा. तो 2022 और 23 में जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि 22 में भी मल्टीपल स्टेटमेंट पूछे गए थे, 22 में भी पेपर डिफिकल्ट था. बट 23 में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 35 टू 40 थे. यहां पर ये 45 टू 50 थे. मतलब कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको मे बी इजी. यहां पर क्या हो जाएगा कि 50% क्वेश्चन जो आपको वन लाइनर के फॉर्म में है, तो चांस ये है. और उसमें से कुछ अवार्ड्स के क्वेश्चन थे, कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे, वेरियस डायमेंशंस के क्वेश्चंस थे, जो इस बार काफी कम देखने को मिला. मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इस बार जो है वो आपको डोमिनेंट था बैंकिंग सेक्शन से, आरबीआई सेबी के सर्कुलर से, प्रोग्राम से, रिपोर्ट से, इन सब सेक्शन से आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन डोमिनेंट था. और ये होता भी है. जब भी आपको एग्जाम में ज्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो इन्हीं सेक्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहीं से वो क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, जो कि लास्ट ईयर से आपको थोड़ा सा डिफरेंस था. ओके, इसीलिए इस बार आप बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर से ज्यादा डिफिकल्ट था. ये एक पहला फैक्टर हो गया. दूसरा फैक्टर क्या था कि लास्ट ईयर जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपको स्टेटमेंट जो थे वो आपको 3 स्टेटमेंट थे और उस पर आपको ऑप्शन फॉर्मुलेट किया गया था. ओनली 1 2, ओनली 2 1 एंड 3, ओनली 2 एंड 3, इस तरह से आपको पूछे गए थे.
इस बार जो था 5 स्टेटमेंट देकर आपको क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन या 10 के अराउंड क्वेश्चन में आपको 5 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। मीन्स यू हैड टू रीड ऑल दिस स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंगली यू हैड टू आंसर कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और इनकरेक्ट। इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पर ऑप्शंस था ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, ओनली 2 and 3 इज करेक्ट, ओनली 1 to 4 इज करेक्ट। इस तरह के आपके ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इससे क्या होता है कि दीज क्वेश्चंस टेक्स अराउंड 45 to 60 सेकेंड टू रीड एंड एलिमिनेट। उतना आपके पास टाइम है नहीं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए मात्र 20 सेकेंड दिया गया है। तो आप देख लो, अगर आप इस क्वेश्चन के चक्कर में फंसोगे आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन फिर वही बात रहती है कि जब पिछले साल जो था वो 35-40 क्वेश्चन ही थे, तो वैसे कंडीशन में क्या था कि आपको 1 लाइनर वाले क्वेश्चन एटलीस्ट दिख रहे थे। लेकिन इस साल अगर आपका जब 80 में से 50 के लगभग या उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको अगर मल्टीपल स्टेटमेंट दिखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी डिसहार्टेन हो जाता है, कोई भी आपको पैनिक कर सकता है। और वैसे केस में आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया कि कंपैरेटिवली इजियर वाला को पिक करो, वो वहां पर मे बी आपको लगे कि यार ये तो स्ट्रेटेजी में भी वर्कआउट ना करे, तो ये डाउट भी आपको आ सकता है। तो ऐसे केस में आप मल्टीपल वाले को बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये चीजें होती है। तो यही एक डिफरेंस दिखा 2022 और 23 में। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि 2023 जो है ज्यादा डिफिकल्ट है। एक फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर क्या था कि जो ऑप्शंस दिए गए थे, ओके, इवन द क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था, अगर हम लोग 1 लाइनर वाला बात भी करें तो उसके भी जो स्टेटमेंट्स थे, द क्वेश्चंस वेयर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देके कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपको घुमा कर पूछा गया है। ओके, इन्फॉर्मेशन ठीक है आपने पढ़ा हुआ, लेकिन उसको घुमा के आपको पूछा गया है। सो क्वेश्चंस वेयर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो द इवन द ऑप्शंस दैट वर गिवन दे वर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे हैड मेड इट कंफ्यूजिंग। और यही एक जो अगर रेड लाइन देखोगे उसमें यही मैंने डिस्कस किया है कि व्हाट मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट। देखो, बाहर जो होता है एग्जाम के बाहर जो चीजें आती है वो जनरली आपको क्वेश्चंस आता है। आप क्वेश्चन देखकर बोलोगे, या मैक्सिमम लोगों को लगता है अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने पिछले महीने के मैगजीन में पढ़ा था, ये तो मैंने इस महीने के मैगजीन में पढ़ा है, ये तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। बट आपके पास ऑप्शंस नहीं आया है। एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस भी देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चंस बाहर आती है 2000 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, आप पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन छाप के नहीं लाते हो, आप अपनी भाषा में उसको लिख के लाते हो। ओके, और अपनी भाषा में उसको समझने के लिए आसान भाषा में लिख के लाते हो। तो जो क्वेश्चंस बाहर में दिखते हैं उसका लैंग्वेज इजी होता है, बट जो एग्जाम में आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसका लैंग्वेज आपको टेढ़ा होता है। ये एक डिफरेंस है। ओके, सो द क्वेश्चंस वेयर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दे मे लुक, यू नो। Similarly, the options were also very confusing. तो ये एक हाईलाइट था। ओके, ना सेकंड हाईलाइट क्या है, क्वेश्चंस वेयर लेंथी। ऑलरेडी मैंने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस दिस टाइम वेयर मल्टीपल स्टेटमेंट, और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जनरली आपको इधर से आते हैं। और ये क्वेश्चंस डाटा पर बेस्ड होते हैं, फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, स्टैटिक इंफॉर्मेशन होता है, इसमें करंट इंफॉर्मेशन होता है, अलग अलग महीने के इंफॉर्मेशन मिक्स होते हैं। तो इसीलिए ये आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इतने भी ईजी नहीं होते हैं। Okay, which makes things more difficult for a student. Third factor क्या है, the questions asked were so detailed and in depth that it was not possible to answer them by reading some capsules before the exam. अब में से काफी सारे लोग कैप्सूल्स ये सब पर रिलाय करते हो, डिटेल में पढ़ना पसंद नहीं है। लोगों को लगता है कि पीडीएफ बल्कि है, तो एक बल्कि वाला कंसेप्ट मुझे नहीं लगता समझ में आता है क्यों। तब आरबीआई की तैयारी लोग क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता है। ओके, सो दे वुड डेफिनेटली, कोई भी अगर पीडीएफ थोड़ा सा अच्छा हो गया, थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा दे दो, तो उसको बस इसलिए आप एलिमिनेट कर देते हो, आप इसलिए उसको मना कर देते हो, या उसको इसलिए आप उसको गंदा बोल देते हो क्योंकि वो बल्कि का हो गया है। ये गलत तरीका है किसी पीडीएफ को, किसी कंटेंट को जज करने का। कहीं क्वालिटी मैटर करती है, कई बार आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, कुछ चीजों के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होता है देन, और ऐसे एग्जाम्स में आपको वही इंफॉर्मेशन कम आते हैं। सो दोज हु हैड यूटिलाइज मोस्टली कैप्सूल्स एंड ऑल, दैट डिड नॉट वर्क आउट। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस काफी डिटेल और इन डेप्थ जनरली होते भी हैं, जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। क्वेश्चंस आर रैंडमली प्लेस्ड, जैसा कि मैंने बोला कि जो था कि आप सेलेक्टिवली क्वेश्चंस को पिक करके क्वेश्चंस करो, लेकिन चूंकि यहाँ पर 1 लाइनर वाले दिख ही कम रहे थे, ओके, तो एक तरह से वो भी डाउट था मन में, तो इसीलिए क्वेश्चंस वे रैंडमली प्लेस्ड। लाइक 2 से 3 आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले के बाद जो है 1-2 क्वेश्चंस आपको 1 लाइनर दिख रहे थे। फिर इसी तरह से आपको सिचुएशन कल चल रहा था, दैट मेड थिंग्स मोर
difficult for student. So even locating easy questions is not that easy. Okay, तो एग्जाम प्रेशर में आपको जो है इजी क्वेश्चंस को जैसे मैं बाहर से बोल दे रहा हूँ कि लोकेट कर लेना, बट उतना इजी नहीं था वो लोकेट करना, तो ये भी एक सिचुएशन था। फिफ्थ क्या था, द टाइम गिवन बाय आरबीआई टू सॉल्व जनरल अवेयरनेस इज नॉट सफिशिएंट। और ये तो मैं 2 साल से बोल रहा हूँ 2021 से ही कि भाई टाइम बढ़ा दो या क्वेश्चंस का लेवल डिक्रीज कर दो। क्या मतलब बनता है, आप 80 क्वेश्चन दे तो रहे हो लेकिन हम उसको देख भी नहीं पा रहे हैं, उसको पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, उसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व तो हम 40 ही कर रहे हैं, तो इसको मतलब ही नहीं बनता है। आप ऐसे क्वेश्चंस दो, उसमें दो ना जो लोगों को पता हो, फिर आप लेवल गॉज कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि इंटेंशन ही यही है कि लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशन में, लोगों को प्रेशर सिचुएशन में डालकर स्टूडेंट को और फिर गॉज किया जाए कि कौन इस सिचुएशन से आसानी से या अच्छे से बाहर आता है, स्मार्टली बाहर आता है। मे बी यही पर्पस हो, यही एक इंटेंशन हो आरबीआई का, क्योंकि एक एलिमिनेशन राउंड है। यहाँ पर आपके स्कोर मैटर नहीं करते, यहाँ पर आपका सिलेक्शन मैटर करता है और कंपेरेटिवली सिलेक्शन मैटर करता है कि अगर, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे केस में कट ऑफ वही 60, 58, 60, 62 के लगभग जाएगा और उतना स्कोर आप जो है डिफरेंट सेक्शन के सेक्शनल कटअप या थोड़ा बहुत किसी एक सेक्शन में अच्छा लाकर भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका स्मार्टनेस मैटर करता है कि आप सेलेक्ट क्वेश्चंस को कितने अच्छे से पिक करते हो। जैसे कि मैं बार बार अपने सेशंस में बोलता हूँ प्रेजेंटेशन में कि यहाँ पर ये T20 मैच नहीं था, ये आपको टेस्ट क्रिकेट था, बेसिकली डिफेंसिव टेस्ट क्रिकेट। अगर आपने देखा होगा तो वहां पर क्या होता है कि बैट्समैन का क्वालिटी इस बात से गॉज किया जाता है कि वो कितना डिफेंस कर पा रहा है अच्छे गेंद को, और खराब गेंद को जो है वो कितनी आसानी से बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहा है। यही चीज आपको वहां पर उसकी क्वालिटी उसी से मेजर की जाती है। जबकि टेस्ट 2020 क्रिकेट में क्या होता है कि बैट्समैन आकर कितना धुआंधार छक्के चौके मार रहा है उस पर मैटर करता है। इसीलिए देखोगे सब कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता है और सब कोई आपको T20 नहीं खेल सकता है, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। आरबीआई यहाँ से आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप डिफेंसिव होकर भी खेलें, लेकिन आप सेलेक्टिव जो राइट सेक्शन ऑफ क्वेश्चन है उसको आप पिक करें और उसको आप सही करके जो है ओवरऑल तथा सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करें। यही आपसे आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा था। Now, another section is what worked in exam and what did not work. ये क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में है कि क्या वर्कआउट करता है और क्या वर्कआउट नहीं करता है। तो 3 चीजें वर्कआउट कर रही है और वो ये है रीडिंग न्यूज़पेपर। ऑल्दो दिस टाइम इकोनॉमिक टाइम्स जो है उससे काफी क्वेश्चंस मिले हैं। ओके, लास्ट ईयर इट वाज बिजनेस स्टैंडर्ड बट दिस टाइम इज इकोनॉमिक टाइम्स। लेकिन आप ऐसा मत करना कि आप बिजनेस स्टैंडर्ड छोड़ के इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना स्टार्ट कर देना। ओके, ये ध्यान रहे, देखो कोई एक न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो उससे भी काम हो जाएगा। रीडिंग पीआईबी कंप्रिहेंसिवली, काफी लोग ये चीज नहीं करते हैं और ये वर्कआउट किया प्रोग्राम्स वाले, रिपोर्ट वाले सेक्शंस वगैरह में काफी वर्कआउट किया है। तो ये कंप्रिहेंसिवली पढ़ना है। स्टिकिंग टू वन सोर्स एंड रिवाइजिंग मल्टीपल, कोई एक बढ़िया सा सोर्स डिसाइड करके उसको ही बार बार रिवीजन करना जो है वो वर्कआउट किया है काफी लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम डूइंग दीज टू, ऐसा नहीं कि बस ये किया है, ये सोर्स के साथ इन दोनों के साथ साथ अगर किसी ने इस चीज को किया है तो उसको काफी बेनिफिट। सो दैट वाई दीज 3 वर नेसेसरी। ओके, ये 3 चीजें आपके लिए रिकमेंडेड थी। क्या वर्कआउट नहीं किया, कवरिंग जीए थ्रू एग्जाम टाइम कैप्सूल्स, मैराथन, एमसीक्यूज, ये सब के माध्यम से अगर किसी ने किया तो वो वर्कआउट वहां पर नहीं किया, 5-6 क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे थे। कंप्लीटली इग्नोरिंग पीआईबी न्यूज़पेपर, काफी लोग ये भी गलती करते हैं और उनको लगता है कि जो पीआईबी ये वाला एक सोर्स को उठा लो, मैगजीन उठा लो और उससे कवर कर लो तो उससे हो जाएगा। ये नहीं होता है। आगे आपको फेज 2 एग्जाम दोगे तो वहां तो ये चीज आपको क्लियरली दिखेगा, और ये दिखेगा नहीं, आपके सामने से दिखेगा सिलेक्शन कैसे हाथ से निकल रहा होता है। ओके, नॉट डूइंग जीए ऑन रेगुलर बेसिस एंड स्टार्टिंग आफ्टर नोटिफिकेशन, ये भी गलती काफी लोग करते हैं। देखो क्या होता है ना कि जो मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं उसमें जैसे मैंने बोला ना कि 5 स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट में भी जून के अपडेट से होगा तो कुछ स्टेटमेंट में भी पुराना वाला भी हो सकता है, अप्रैल का भी हो सकता है, मार्च का भी हो सकता है। ऐसे केस में अगर आप रेगुलरली चीजों को फॉलो कर रहे होते हो तो यू आर एबल टू रिलेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, और जब आप रिविजन कर रहे हो तो आपको रिलेट कर पाते हो कि अरे यार हाँ, इससे रिलेटेड तो मैंने कुछ मार्च में पढ़ा था, इससे रिलेटेड कुछ मैं तो अप्रैल में पढ़ा था। तो सारे इन्फॉर्मेशन को आप रिलेट कर पाते हो जब रिवीजन करते हो। लेकिन अगर आपने एग्जाम टाइम में सब कुछ को पढ़ा है देन इट्स नॉट पॉसिबल टू रिलेट और को रिलेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो मुझे लगता है एक बड़ा दिक्कत मतलब बात होता है या मेजर जो है डिफिकल्टी स्टूडेंट्स ने फेस किया मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यस्टरडे। रेंडमली फॉलोइंग मल्टीपल सोर्सेस, ये भी काफी लोग करते हैं, कहीं से कुछ टिप्स मिल गया, कहीं कुछ लोग बोल दिए कि ये पीडीएफ अच्छा है, उसी पीडीएफ को करने लगे, फिर 1 महीने बाद किसी ने बोल दिया ये अच्छा है, उसको करने लग गए।
ये करने से कुछ नहीं होता भाई। मल्टीपल सोर्सेस रेंडमली करने से कुछ नहीं होगा। एक सोर्स को अच्छा सा फॉलो करो, ओके, उसी को आपको सपोर्ट करो पीआईबी और न्यूज़पेपर से। कोई एक सोर्स पिक करो, कोई सा भी, लिटरली कोई सा भी, उसको इनरीच करो पीआईबी और बिजनेस न्यूज़पेपर के थ्रू, आपका काम हो जाएगा। ओके, एनी सोर्स, तो बस एक ही चीज है, एनी पीडीएफ, कोई भी आपका मैगजीन है प्लस बिजनेस न्यूज़पेपर, तो बीएस ले लेते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड ले लेते हैं, या ईटी प्लस पीआईबी, ये बस कर लो, आपका काम हो जाएगा। आप अच्छा खासा परफॉर्म करोगे फेज 1 में भी फेज 2 में भी। कोई सा भी एक मैगजीन उठा लो, काम हो जाएगा, लेकिन उसको अच्छे से करना। बट यू विल हैव टू इनरीच इट विथ बिजनेस न्यूज़पेपर। बिजनेस न्यूज़पेपर कैन बी इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कई सारे हैं, ओके। और उसको आपको पीआईबी से जो है इनरीच करना है, तब जाकर आपका काम बनेगा, ओके। नॉट बीइंग कंसिस्टेंट विद अप्रोच, आपके अप्रोच जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ कभी पढ़ लिया कभी ये पढ़ लिया, वो चीज नहीं होता है। रेगुलरली आपको करने होते हैं, ये भी जो है आपका वर्कआउट नहीं किया है। नो, हाउ डिड माई मटेरियल्स फेयर्ड इन एग्जाम, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वाजिब भी बनता है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है और मैं खुद पेड मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, इस पर क्वेश्चन बनना लाजमी है। और यहाँ के बाद जो वीडियो है वो उसी पर बेस्ड होगा, मैं दिखाऊंगा भी कितने क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि सारे क्वेश्चंस तो मेरे पास नहीं है, नहीं ला पाया हूँ, लेकिन फिर भी काफी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से पूछे गए और कहाँ पर किस तरह से मैंने उसे कवर किया हुआ। पहले ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मैं प्रोवाइड क्या करता हूँ। देखो, आई जनरली प्रोवाइड 3 to 4 थिंग्स। फर्स्ट है कि मेरा आपको एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ब्रजेश मोहन। एक दूसरा टेलीग्राम चैनल है जिसका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पर बेस्ड है, ओके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो मेरा ब्रजेश मोहन वाला टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से मैं मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन, ये सब आपको डेली पोस्ट वगैरह आपको डालते रहता हूँ, एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल्स ये सब डालते रहता हूँ। पहला चीज हो गया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। डिस्क्रिप्टिव वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से भी मैं यही करता हूँ, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, एसे, प्रीसी, ये सब प्रोवाइड करता हूँ, आपके आंसर चेक भी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये भी फ्री है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई डू, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वीकली न्यूज़पेपर कवर करता हूँ। वीकली न्यूज़पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये न्यूज़पेपर समरी है क्या, इस समरी के माध्यम से मैं 5 जो टॉप नेशनल न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, इसका समरी, इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के जो न्यूज़ है उसका मैं कटिंग्स लेता हूँ, उसका स्नाइप्स लेकर उसको मार्क करता हूँ, कलरफुल मार्किंग करके उसके रिगार्ड्स में और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। और 26 से 27 पेज का, 26 to 27 पेज का हर वीक में ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ। और ये 17 अप्रैल से आपको रेगुलरली प्रोवाइड किया जा रहा है, हर वीक आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एक पेड मटेरियल भी है और वो है पीआईबी। ये बेसिकली पीआईबी समरी है, बट ये पीआईबी समरी है नहीं, ये आपको पूरा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू कवर करता है फेज 1 एग्जाम के लिए, फेज 2 एग्जाम के लिए। क्या क्या इसमें प्रोवाइड करता हूँ, जो पीआईबी का वेबसाइट है, पीआईबी का वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। सरकार के जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सरकार के जो खुद के न्यूज होते हैं, जो सरकारी न्यूज होते हैं, गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यूज होते हैं, प्रधानमंत्री के न्यूज हो गए, अलग अलग मिनिस्ट्री के न्यूज हो गए, वो इसी पीआईबी वेबसाइट के माध्यम से अवेलेबल कराता है, मिनिस्ट्री वाइज अवेलेबल कराया जाता है आपको। मैं क्या करता हूँ, हर महीने इस वेबसाइट पर अराउंड 900 to 1000 न्यूज होते हैं। किसी किसी महीने आपको जब पार्लियामेंट चल रहा होता है, जैसे पार्लियामेंट का अभी मानसून सेशन स्टार्ट करने वाला है, इससे पहले बजट सेशन चल रहा था फरवरी टू मई, मानसून सेशन चलेगा आपको अभी जुलाई में स्टार्ट होगा सितंबर तक, देन देयर विल बी विंटर सेशन ऑल्सो। तो ये जो सेशन चल रहे हैं पार्लियामेंट के, उस टाइम पर काफी ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स होते हैं। साथ ही साथ रेगुलर मंथ में आपको 900 के अराउंड आर्टिकल्स होते हैं। हर एक आर्टिकल को मैं गो थ्रू करता हूँ मिनिस्ट्री वाइज, और जो भी जनरल अवेयरनेस के पर्पज से, करंट अफेयर्स के पर्पज से, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू के पर्पज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको मैं वहां से नोट डाउन करता हूँ। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो वहां पर बस इंफॉर्मेशन उतना ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया होता है, उतना बस पढ़ लेने से आपका कुछ नहीं होता है। उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको और भी सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि बस प्रोग्राम वहां से पिक किया जाएगा, उतना सा न्यूज पिक किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो बस वहां से रिफरेंस लिया जाएगा, बाद बाकी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और से होगा, दूसरे जगह से आपको लिया जाएगा। तो वो सारे इंफॉर्मेशन को आपको एक जगह में उस प्रोग्राम से रिलेटेड प्रोवाइड करता हूँ इस मैगजीन के थ्रू।
तो ये एक चीज हो गया। दूसरा जो है आपको मैं आरबीआई और सेबी के सर्कुलर्स, आरबीआई के वेबसाइट पर जाकर वहां से डायरेक्टली मैं आपको कवर करता हूं और पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिटेल डिस्कशन पीडीएफ में अवेलेबल होता है। सिमिलरली अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नीति आयोग, साथ ही साथ मिनिस्ट्रीज के कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं मंथली बेसिस पर, तो वो सारे रिपोर्ट्स को मैं कंपाइल करता हूं, उसके डिटेल्स इन्फॉर्मेशन साथ ही पैरामीटर्स, किसने टॉप किया है, कौन बॉटम है, वो सारी चीजें, इंडिया के रिगार्ड्स में क्या हाईलाइट है, ग्लोबल हाईलाइट्स क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको इसके माध्यम से प्रोवाइड करता हूं। ये भी आपको उसमें अवेलेबल रहता है। फिर बोलोगे सर न्यूज़पेपर समरी कैसे डिफरेंट है? सो न्यूज़पेपर समरी में बेसिकली देखो, यहाँ पर कहीं पर आपको बिजनेस न्यूज़पेपर दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा, कहीं पर आपको अदर न्यूज़पेपर दिखाई पड़ा, बैंक के न्यूज वगैरह, उसके रिगार्ड से रेफरेंस नहीं दिखाई पड़ा। ये चीजें आपको जनरली जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं, जो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें ये चीजें आपको अवेलेबल होती है। तो मैं 4 से 5 लीडिंग बिजनेस न्यूज़पेपर और जो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं उसको मैं गो थ्रू करता हूं और उसके जो भी न्यूज स्नाइप्स होते हैं वो मैं लेकर उसके रिगार्ड्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। अभी तक मैं इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह को नहीं यूज कर रहा था, बट इस बार का जो ट्रेंड है वो ये बोल रहा है कि आरबीआई ने ज्यादातर ईटी को फॉलो किया है। काफी क्वेश्चंस के रेफरेंस आपको ईटी में मिल रहे हैं, टीओआई में मिल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब इसको भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूं। यही मैं कल रात में एनालाइज कर रहा था, काफी कुछ मैं यही देख रहा था कि कहां से आखिर पूछा है कि जो मेरे सोर्स से बाहर चला गया, वही मैं एनालाइज कर रहा था। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस केम, तो कंप्लीट अगर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड बात करें कि सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन जिस क्वेश्चंस के रिगार्ड दिया हुआ था, तो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे थे जिसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। बिलीव मी दिस पेपर वाज डिफिकल्ट। अगर 25 क्वेश्चंस के लगभग भी अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आती है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है आपको, क्योंकि मैं लिमिटेड चीजों को ही कवर कर रहा हूँ। आई एम नॉट कवरिंग द होल आपको करंट अफेयर्स पार्ट, मैं नेशनल वाले स्पोर्ट्स वगैरह सब कवर नहीं करता हूँ, तब मैं ये बात कर रहा हूँ। पार्शियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू 10 to 12। पार्शियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ओनली 2 to 3 स्टेटमेंट वेयर देयर। ओके, ये मैंने न्यूज कवर किया है लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कवर नहीं किया है। तो इस तरह की चीजें भी आपको कई सारे क्वेश्चंस में दिखने को मिले थे। तो सच वाज द केस। ओके, शिफ्ट 2 में काफी अच्छा था क्योंकि जून से काफी ज्यादा पूछे गए थे, मई से काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू 30+ क्वेश्चंस वेर गिवन। ओके, और पार्शियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू 10 to 12 क्वेश्चंस वेर अवेलेबल थ्रू आवर पीआईबी एंड न्यूज़पेपर। गाइस, यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं। ओके, मैं वीडियो को थोड़ा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। हालांकि आप अलग अलग देखो, मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ओके, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, आप यहाँ से पूरा चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको जो है यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस कवर थे, कौन कौन से कवर नहीं किए हैं, मैंने पार्सली कवर किए हैं, वो सारा कुछ जो है मैंने कवर यहाँ पर पूरा मेंशन कर रखा है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो आप देखो कि ये लिस्ट जो है कौन सा कवर्ड है कौन सा है, और जितने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जो इतने मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, यू कैन सी ये क्वेश्चन जैसे स्टैटिक था इसको कवर नहीं किया। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा जैसे प्रोग्राम्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सब कवर किए दोस्तों, ऐसा एक भी प्रोग्राम नहीं था जिसको कवर नहीं किया गया है। पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या ये आईआईपी वाला हो गया, सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई, ये सब के रिलेटेड, जीएसटी इनवॉइसिंग वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब सभी क्वेश्चंस को कवर किए हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सबको काफी डिटेल में कवर किया गया है। एनबीएफसी के कितने लेयर्स होते हैं, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सिक्योरिटी रिलेटेड है, ये सबको कवर किया गया है। इंडिया स्टेक, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस क्वेश्चन पूछा है, हालांकि इससे रिलेटेड मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव भी दिया हुआ है काफी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि G20 चल रहा है और भारत सरकार इंडिया स्टेक को प्रमोट कर रही है। अभी रिसेंटली कोविड-19 वैक्सीनेशन भी इंडिया स्टेक का ही पार्ट था। आपको आधार, यूपीआई और ई-केवाईसी इसका पार्ट है, इसके माध्यम से सरकार जो बड़े पैमाने पर इंडिया स्टेक को दुनिया भर में प्रमोट कर रही है। पीआईडीएफ भी एक क्वेश्चन था। ये सब चीजें मैंने स्मार्ट सिटीज को कवर किया हुआ मल्टीपल टाइम्स। ये सब चीजें दोस्तों कई बार कवर हुई है, और ये शिफ्ट 1 का है। शिफ्ट 2 का दिखा दूंगा तो उसमें तो और भी ज्यादा आपको लगेगा हाँ यार ये तो सर ने किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। तो इस तरह की चीजें आपको अवेलेबल है, इसलिए सोर्स खराब नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर और जो मैंने रिकमेंड किया हुआ है इसको, अगर आप ये 3 चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो बिलीव मी आप अच्छा खासा, देखो अब ये नहीं बोलूंगा कि आप 80 आउट ऑफ 80 कर लोगे, बट 40-45 तो जरूर कर लोगे। और ये सब कोई बोल रहा है, ये जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो भी इन चीजों को फॉलो करते हैं वो सब लोग ये बोल रहे हैं सर इतना तो कर सकते थे,
ये इतना तो मैंने कर लिया है, ये बोल रहे हैं लोग। इसीलिए ज्यादा सेल्फ बोस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा ऐसा नहीं। देखो ऑब्वियस सी बात है, पेपर डिफिकल्ट था यार, काफी लोगों का खराब गया है। सो आई डोंट वांट टू हर्ट देम, और क्योंकि मुझे खुद का एक्सपीरियंस है कि कितना बुरा लगता है जब आपके रिजल्ट खराब हो जाते हैं तो, क्योंकि साल भर का इंतजार होता है, 1 साल के इंतजार के बाद एग्जाम होता है। और कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना जिसका आप सीरियसली वेट करते हो, और उसमें जब थोड़े से भी खराब हो जाती है, जैसे लास्ट ईयर मेरा क्वांट के कारण खराब हो गया रिजल्ट, तो वो रिग्रेट बन के रह जाता है हमेशा के लिए। बट फिर भी टेक केयर योर सेल्फ, ज़्यादा डिसअर्टेन नहीं होना है। आगे कई सारे एग्जाम्स हैं, नबार्ड के एग्जाम्स हैं और भी एग्जाम्स हैं, उसको आप लें। ओके, और एक तरह से लर्निंग के रूप में लो, जो भी चीज़ें उसको लर्निंग के रूप में लो। अगर आपके पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो टेक इट एज अ लर्निंग, जो भी मैंने बताया उसको एक लर्निंग के रूप में लेकर जो है आप उसको सही अप्रोच के साथ चीज़ें फॉलो करो, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी और नेक्स्ट टाइम आप जो है बेहतर पोजीशन में होगे। ओके, और यही एक तरह से एक्सपीरियंस होता है, और यही एक अच्छा इंसान जो होता है, ये कह सकते हो जो एक अच्छा एस्पेरेंट होता है, उसके लिए एक यही चीज़ मैटर करता है कि आप नेक्स्ट ईयर फिर से देखो। मैं एक कोट भी डाला था कुछ दिन पहले कि यू शुड नॉट फियर अबाउट फेलियर, यू शुड मेनली फियर अबाउट बीइंग एट द सेम पोजीशन अगेन नेक्स्ट टाइम। ये अगले साल फिर से इसी टाइम पर इसी पोजीशन में होने को से डरना चाहिए, ना कि इस बात से डरे कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, ये फेल हो जाऊंगा मैं। नहीं, आप अगर इसी पोजीशन में अगले साल फिर से यही गलती करके रहते हैं, फिर मुझे लगता है कि फिर आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। या लास्ट ईयर भी आप इसी पोजीशन में थे और आपने कुछ नहीं सीखा था लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से, देन मुझे लगता है कि तब वो गलती है। ओके, क्योंकि एक ही गलती का आप बार बार नहीं कर सकते, नई गलती करनी होती है, रिपीट नहीं करनी होती है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप ज़्यादा ज्ञान नहीं हो गया, ओके, और ज़्यादा बोरिंग भी नहीं रहा हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, गुड बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।